राहुल जी को आके आप सबको आने वाले समय के लिए हमें श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, तालियों से श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जोर से इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत सोलंकी जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, विकार रसूलवानी जी, हमारे कैंडिडेट्स रमन भल्ला जी, मूलाराम जी, नीरज कुंदन जी, तरनजीत सिंह टोनी जी, मनमोहन सिंह जी, बलबीर सिंह जी, योगेश साहनी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, गठबंधन के नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है आपका? मूड बढ़िया है? हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया। वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर
किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना, तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। क्योंकि यह आपका हक है, यह आपका फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है। कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो, और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार हैं, और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम था, कुछ मिनट पहले मेरा प्रोग्राम था, एक लड़की आती है, कहती है, राहुल जी मेरा सपना था, मैं छोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट मिलेगा, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी, एरोमेटिक्स का मेरा बिजनेस था, मैंने पूरी तैयारी कर दी, मुझे कहा कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं आया। मेरी मां की डेथ हो गई, मेरे पिता ने मेरी मदद की, मगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं छोटा बिजनेस नहीं चलाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जम्मू कश्मीर में छोटा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। मगर यही आपकी रीढ़ की हड्डी है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, इसी में आपका रोजगार है, इसी में आपका भविष्य है। और आप किसी भी युवा से पूछ लो, वही जवाब मिलेगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे?
एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे, 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? 0। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं 1 जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है।
और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और जो पंजाबी है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर है, वो भगवान से बात करते हैं। सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग बायोलॉजिकल हो, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, वो इंसान नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन लेता है। सुबह भगवान उनसे कहते हैं क्या करना है, वो करते हैं। हम इंसान हैं, हम आप जैसे हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये दिल का रिश्ता है। मैं लोकसभा में हूं, ऑपोजिशन लीडर हूं, जहां भी आपको मेरी जरूरत हो, जहां भी जरूरत हो, रेफ्यूजीज के मामले में हो, स्टेटहुड के मामले में हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस के मामले में हो, जहां भी आप मुझे ऑर्डर करोगे, जो भी आपका हुक्म होगा, मैं आपके लिए वहां कर दूंगा। और जब भी आप चाहोगे कि भैया राहुल जम्मू आओ, हमारी बात सुनो, हमारी मदद करो, मैं आपको आपके सामने दिखूंगा। आपको स्टेटहुड देने की जरूरत है, यह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन आपको स्टेटहुड दे देगा। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सारे जोरदार तरीके से राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के दो फेस हैं वो पूरे हो चुके हैं। 25 को सेकंड फेस पूरा हो गया और अब पहली को जो आखिरी फेस है, जिसमें असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कई बड़े नेता ने जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित किया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे, जो फ्रूट्स और जनता के साथ कई तरह के जो वायदे किए हैं, बताया है कि जनता को अगर उनकी सरकार आती है किन किन जो चीज़ें देने की बातचीत की है। वही 28 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू के MAM स्टेडियम में आ रहे हैं, जनता को संबोधित करेंगे। असेंबली इलेक्शन के चलते हर पॉलिटिकल पार्टी के कई बड़े नेताओं ने जो जम्मू में जनता को संबोधित किया। जनाब गुलाम मीर जी, रफीक खान जी, हमारे कैंडिडेट्स जनाब हाजी अब्दुल रशीद दार जी, जनाब एडवोकेट इरफान लोन जी, जनाब मीर इकबाल जी,
जनाब इरशाद अहमद जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ बुला लेते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला देते हो, मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहाँ नहीं बुलाते हो मुझे। और तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। फिर एक और बात, आपने यहाँ पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें सोपोर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए, लोग कहें कि हाँ भैया, ये सोपोर का सेब है, जम्मू कश्मीर से आया है। सबसे पहली बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, यह हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है, एक स्टेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया। बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। और यह शर्म की बात है, यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है
तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। दिल्ली में जो सरकार है वो 2-3 अरबपतियों की सरकार है। यहां जो आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी सेब के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, उसका कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10-15 अरबपतियों के लिए काम करती है। जो भी वो करते हैं 10-15 लोगों के लिए करते हैं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा ये 2-3 लोगों को देते हैं और ये 2-3 लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सब को नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया है और आज यह हालत है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जम्मू कश्मीर की हालत आप जानते हो, यहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है उसको नहीं मिल सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, छोटा बिजनेस चलाता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाता है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करता है, तो बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम 10-15 अरबपतियों की मदद करने में लगा हुआ है। जीएसटी में आप पैसा देते हो, जितना पैसा आप देते हो हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही पैसा अदानी देता है। अगर आप शर्ट के लिए 18% देते हो तो अदानी भी उसी शर्ट के लिए 18% देता है। जितना जीएसटी गरीब व्यक्ति देता है उतना अरबपति देता है। महंगाई बढ़ती रहती है, कर्जा माफ होता है तो अरबपतियों का होता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों के माफ किए, मगर किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इनका कर्जा कभी माफ नहीं होता है। यही फर्क है हम में और उनमें। यहां पे उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की बात की, स्मार्ट मीटर लगा दिया। पहला काम हमारी सरकार करेगी, ये स्मार्ट मीटर है उसको निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। और जहां भी ये जाते हैं, जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने मोहब्बत, जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई। और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, यह भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, यह सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यही मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का।
यहां पे मैं जानता हूं आपकी लोकल इश्यूज हैं, 2-3 हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं। जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। 100% क्रॉप इंश्योरेंस, जहां भी आपको नुकसान होगा आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। गरीब लोगों का जो एविक्शन हो रहा है वो हम रोकेंगे, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हम 2500 करोड़ रुपए आपको देंगे। मीर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यहां का जो सेब है ये एक्सपोर्ट होता है, मगर इसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है, मतलब फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहां पे नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपका सेब अमेरिका जाए, जापान जाए, बाकी देशों में जाए, मगर फिर यहां आपकी सेब की प्रोसेसिंग की भी प्लांट्स लगे, कि सेब का पूरा फायदा सोपोर की जनता को मिले। आप जानते हो मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ये आप समझते हो, ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत है, चाहे सेब की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, किसानों की बात हो, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ बुलाना है, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आप ट्राई करो, अगली बार कहना, अपने एमएलए से कहना, जो जीतेंगे उनसे कहना भैया राहुल जी को बुलाओ, और आप देखना जैसे ही आप मुझे बुलाओगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और अगली बार बुलाओगे तो भैया आधे घंटे के लिए मत बुलाना, कम से कम 1-2 दिन के लिए बुलाना, गहराई में मुझे यहां समझाओ क्या हो रहा है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।